नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। यदि आपने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप की बधाई को देखकर दोस्ती यानी ट्रंप और मोदी के पुनर्मिलन पर तालियां बजाई हों या न्यूज़ चैनलों के त्योहारी जैसे कवरेज को सराहा हो, तो आप बड़े भोले हैं। सरकार पर मत जाइए, वहाँ बड़े महीन स्वार्थ हैं। यह खुशफहमी भी मत पालिए कि महाशक्तियों और नेताओं की कोई निजी केमिस्ट्री होती है। भारत अमेरिका से डील को तैयार है, लेकिन जन्मदिन की मुबारकबाद के बाद दिल्ली में सरकार के नुमाइंदे जब रणनीतिक साझेदारी की दुहाई देकर नई तारीखें दे रहे थे, उसके कुछ ही समय बाद अमेरिका ने H-1B वीज़ा पर बड़ी फीस लगा दी। महाशक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारियों की असलियत बड़ी डरावनी है। 1985 को याद कीजिए। न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में जापान ने अनजाने में अपनी आर्थिक तबाही के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। प्लाजा समझौते को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में पेश किया गया, लेकिन इसके बाद अगले 2 साल में जापान को अपनी मुद्रा करेंसी येन को डॉलर के मुकाबले 85% तक मजबूत करने के लिए कहा गया, और जापान ने ऐसा किया। धीरे धीरे जापान की निर्यात ताकत नष्ट हो गई। उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो तब के बाजार में करीब 48% का हिस्सा रखती थी, जापान ने खुद उस पर अपने आप स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि करेंसी मजबूत थी तो बाज़ारों में पूंजी आई, लेकिन उसके बाद पूंजी का बबल बना, बबल फटा और जापान एक लॉस्ट डिकेड में, एक अंधेरे दशक में धंस गया, जहां से वो आज तक नहीं निकला। 1980 के दशक में जापान जिस तरह तकनीकी और आर्थिक चुनौती था अमेरिका के लिए, लगभग आज भारत की आईटी और फार्मा इंडस्ट्री वैसी ही चुनौती है। ट्रंप इस खतरे को खुद बार बार बता चुके हैं, बस तरीके अलग हैं। जापान को करेंसी के हेरफेर और व्यापार के कोटे में फंसाया गया था, जबकि भारत में H-1B वीज़ा पर प्रतिबंध, दवा कंपनियों पर FDA के नियमों की सख्ती और टैरिफ जैसे तमाम पैंतरे चल रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये सब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी की आड़ में हो रहा है? माइकल क्रिस्टन ने 1992 में अपनी किताब राइजिंग सन में कहा था कि महाशक्तियों और उभरते देशों के बीच आर्थिक रिश्ते हमेशा वही नहीं होते जो ऊपर से दिखते हैं। भारत का सबसे करीबी साझेदार, प्रधानमंत्री के बहुचर्चित मित्र अमेरिका, दरअसल भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को तोड़ना चाहते हैं। सनद रहे कि भारत वैसे भी कोई बड़ी उत्पादन या तकनीकी ताकत नहीं है, बस एक बाजार है और आबादी की खपत उसकी ताकत है, पर ट्रंप उस खपत को ही निशाना बना रहे हैं। भारत की जो कुछ प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, जिसके आधार पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है, ट्रंप की नीतियां उसे निशाना कर रही हैं। आज हम इन तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की भारत की भीतरी डिज़ाइन क्या है। इसके बाद आपको ये पता चलेगा कि ट्रेड डील तो बस फरमाने का खेल है। अगर आपके दिमाग में यह सवाल भी है कि भारत को चीन के खिलाफ एक उपयोगी मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भारत भी एक स्वतंत्र तकनीकी शक्ति बनने की तैयारी कर रहा है, तो इस सवाल का जवाब भी हम तलाशेंगे आज के अर्थम में। पहला सवाल है कि ग्लोबल निर्यात में भारत की असली ताकत क्या है? क्या हम जिन कपड़ा, फिशरीज आदि निर्यातों पर टैरिफ लगाए जाने से परेशान हैं, वही ट्रंप का असली निशाना है? आइए गौर से देखते हैं। पिछले 2 दशकों में भारत का निर्यात चुनिंदा क्षेत्रों पर निर्भर है। आज भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सर्विसेज एक्सपोर्टर है, सेवा निर्यातक है, जो विश्व के सर्विसेज एक्सपोर्ट में करीब 4.3% का हिस्सा रखता है। और 2005 की तुलना में देखें तो तब 1.9% हिस्सा था, यानी 2 गुना हो गया। इनमें आईटी सेवाएं सबसे प्रमुख है, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल और तीसरा है रिफाइंड पेट्रोलियम। ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां भारत को निर्यात पर पूरी दुनिया में बढ़त मिलती है। ये क्षेत्र न केवल राजस्व का, रेवेन्यू का स्रोत हैं, बल्कि इनमें से 2 क्षेत्र तो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स। इन्हीं के जरिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और भारत वैश्विक वैल्यू चेन का हिस्सा बनता है। 2024 में भारत के अमेरिका को कुल निर्यात का लगभग 128.9 अरब डॉलर का जो आंकड़ा हमें मिलता है, उसमें वस्तुओं का निर्यात करीब 87.3 अरब डॉलर था और सेवाओं का निर्यात 41.6 अरब डॉलर। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है, जो मर्चेंडाइज निर्यातों का लगभग 18% और फार्मा के एक्सपोर्ट्स का 1/3 हिस्सा लेता है। भारत सस्ती सेवाएं और निर्मित वस्तुएं देता है, जबकि अमेरिका से ऊंची मूल्य वाली तकनीक भारत में आती है। ये टेबल देखिए तो हमें पता चलेगा
कि अमेरिका पर निर्भरता भारत की कितनी गहरी है, और इससे हमें समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस निर्भरता का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की यही निर्भरता ट्रंप की रणनीति का आधार है। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका की जेनरिक दवाओं की करीब 35% ज़रूरत पूरी करता है। भारत में 650 से ज़्यादा FDA अप्रूव्ड प्लांट्स हैं जिनको अमेरिका की मंजूरी मिली है, और ये अमेरिका से बाहर अमेरिका के नियमों के हिसाब से चलने वाले दवा प्लांट्स की संख्या सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह IT के निर्यात में भारत का अमेरिकी बाजार का हिस्सा करीब 60% है। करीब सालाना $100 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू आता है। इनमें रिफाइंड पेट्रोलियम तीसरा है, जो अमेरिका को नहीं जाता, मगर यूरोप में अमेरिका के पेट्रो उत्पादों का प्रतिस्पर्धी है, इसलिए रूस के तेल वाला मामला गर्म है। सबसे बड़ी और ठोस निर्भरता है अमेरिका में काम करने वाले भारतीय, जो हर साल भारत को $129 बिलियन भेजते हैं। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अमेरिका से आता है। इन आंकड़ों को आप ध्यान में रखिएगा तो आपको व्हाइट हाउस की रणनीतियों के पीछे का डिज़ाइन समझ में आएगा। अगला सवाल होगा कि भारत के IT निर्यात के साथ, सूचना तकनीक निर्यात के साथ डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं, उनकी पेशबंदी क्या है। भारत के सूचना तकनीक उद्योग के गले पर फंदा धीमे धीमे कस रहा है। सबसे पहले देखते हैं इमिग्रेशन नीतियों की मार। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ही तय कर लिया था कि वह भारत की सबसे चमकदार कहानी को ट्रेजेडी बनाएंगे। हमने इसकी अनदेखी की और सलामत रहे दोस्ताना हमारा गाते रहे। H1B वीज़ा की अस्वीकृति दर 2015 में 6% थी, 2020 में बढ़कर 30% के करीब पहुंच गई। ये टेबल देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि भारतीयों के लिए H1B वीज़ा का हाल पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है, कितने वीज़ा अनुमोदित हुए और कैसे उनकी अस्वीकृति और उसके लिए बाधाएं बढ़ती चली गई हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जैसे जैसे वीज़ा का रिजेक्शन बढ़ता गया, भारतीय कंपनियों की कमाई घटती चली गई। केवल 2023 में भारत अकेला साल था जब बाइडेन उदार थे। इसके अलावा सितंबर 2025 तक की ताज़ा घोषणा में जब H1B वीज़ा पर $1 लाख का भारी भरकम शुल्क लगाया गया है, रिजेक्शन और भारतीय कंपनियों के लिए बाधाएं बड़ी होती चली गई हैं। ये शुल्क भारतीय IT कंपनियों के लिए सीधा वार है, जो अपने कुशल कर्मचारियों को अमेरिका के क्लाइंट्स के पास भेजने के लिए इस वीज़ा पर निर्भर है। H1B वीज़ा भारत के IT पेशेवरों को अमेरिका के क्लाइंट के साथ काम करने का अवसर देता था। पहले बात कड़ी जांच से शुरू हुई, भारी रिजेक्शन से शुरू हुई, प्रीमियम प्रोसेसिंग रोकी गई, और इस डिज़ाइन को जब तक हम समझते तब तक H1B वीज़ा का रास्ता लगभग बंद हो गया। अमेरिका का डेटा बताता है कि भारतीय IT फर्म्स पर वीज़ा की सख्ती का असर अमेरिकी टेक दिग्गजों से कहीं ज़्यादा है, जैसे कि आपको इस टेबल में हम दिखाते हैं। TCS जो करीब 5,000 से ज़्यादा H1B वीज़ा लेती है, उसे सालाना $550 मिलियन से ज़्यादा का खर्च उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर अमेज़न जैसी कंपनियां जो 10,000 से ज़्यादा H1B वीज़ा धारकों को हायर करती है, इस $1 अरब के खर्च को आसानी से उठा सकती है, क्योंकि उन्हें जो कर्मचारी चाहिए वो हाई वैल्यू भूमिकाओं में है। अमेरिका निर्भर IT कंपनियों की जो भीतरी तस्वीर है वो हमारे सामने इस पर दिखाई देती है, और इससे हमें यह भी नज़र आता है कि भारत की कंपनियों के पर आने वाले दिनों में इस H1B वीज़ा का बोझ कितना होगा। भारत के IT निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी वैसे भी धीरे धीरे कम हो रही है। 2015 में करीब 62% हिस्सेदारी थी, जो 2024 में घटकर 54% रह गई। 2015 के बाद हम इसमें लगातार गिरावट आती देख रहे हैं। ध्यान दीजिए कि 54% भी जो हिस्सेदारी आपको दिख रही है, ये बाजार भी छोटा नहीं, $111 अरब का है, यानी बहुत बड़ा है। इसलिए जो नई रुकावटें आ रही हैं वो भारत की IT कहानी को, भारत की IT स्टोरी की प्रगति को प्रभावित कर रही हैं और इसे तोड़ने की तरफ बढ़ रही हैं। अगला सवाल है कि क्या ट्रंप का निशाना भारत आने वाले रेमिटेंस है और भारत में काम करने वाली कंपनियां भी हैं? यकीनन ट्रंप यही नहीं रुकेंगे। भारत संधि की तैयारी भले ही कर रहा हो, लेकिन उनका अगला निशाना L1 वीज़ा होंगे, जो कंपनी के अंदर कर्मचारी ट्रांसफ़र पर लागू होते हैं। वीज़ा की सख्ती के लिए TCS जैसी कंपनियां अमेरिका में अब 50% से ज़्यादा स्थानीय कर्मचारियों को भर्ती करेंगी, लेकिन इसका असर भारत पर क्या होगा? इससे वो रेमिटेंस, वो कमाई जो भारत आती थी, वो कम होती जाएगी, जो भारत के करंट अकाउंट को, चालू खाते के घाटे को बैलेंस करती थी, संतुलित करती थी। 2015 से 2023 के बीच शीर्ष 7 भारतीय IT फर्मों के H1B वीज़ा के प्रस्ताव 56% कम हुए हैं। यानी कंपनियां पहले से ही इस वीज़ा पर निर्भरता घटा रही थी, लेकिन अब $1 लाख का शुल्क आने के बाद तो अब अधिकांश मझोली कंपनियां अमेरिका में इस वीज़ा के लिए आवेदन नहीं करेंगी। ट्रंप ने
अमेरिका से भारत आने वाले 15 से 18 अरब डॉलर के रेमिटेंस पर 1% टैक्स लगाया है, जो आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। अब इस टेबल से भारतीय उद्योग पर कस रहे पूरे फंदे को आप एक साथ समझ सकते हैं। भारत के लिए इस टेबल में आपको दिखेगा कि भारत में H1B वीज़ा की अनुमोदन दर कैसे घटती गई, IT निर्यात में अमेरिका का हिस्सा कैसे कम होता चला गया, और रेमिटेंसेस जो अभी तक ठीक हैं, इनमें आने वाले समय में गिरावट है। वीज़ा प्रतिबंधों से आगे ट्रंप की नीतियां तकनीकी दूरी को भी बढ़ाएंगी। अमेरिकी कंपनियों पर ऑफशोर अनुबंध कम करने का दबाव है। क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा प्रोसेसिंग पर नए राष्ट्रीय सुरक्षा नियम लगाए गए हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत और दुनिया के देशों से अमेरिका लाने के लिए नए तरह के प्रोत्साहन अमेरिका में दिए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो सारी नीतियां, इनको जब हम खंगालें और हम इन्हें आंकड़ों के भीतर ले जाएं और एनालिसिस करें, तो इससे भारत के IT सेक्टर की विकास दर में 2 से 3% की कमी हो सकती है और अगले 3 साल में 8 से 12 बिलियन डॉलर के निर्यात का नुकसान होगा। और यही असर हमें भारतीय शेयर बाजार में IT कंपनियों की पिटाई के तौर पर, गिरावट के तौर पर दिख रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे टेक हब में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां तत्काल खतरे में हैं। प्रतिभाओं को रोकना, भारतीय कंपनियों को अमेरिका में काम लाने के लिए मजबूर करना और तकनीकी हस्तांतरण पर यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर नियंत्रण के कदम डोनाल्ड ट्रंप आगे और तेज करते जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इन सारी प्रक्रियाओं से भारतीय GDP का करीब 1% हिस्सा खत्म होगा। और ये वो रणनीतिक साझेदारी है जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरे उद्योग की तरफ। अगला सवाल ये होगा कि फार्मा को लेकर बड़ी आशंकाएं हैं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी तो दे रहे हैं, टैरिफ लगे नहीं हैं, मगर अंदर खाने चल क्या रहा है? दरअसल भारत को दुनिया की फार्मेसी का तमगा अमेरिका की वजह से मिला। WTO ने नियम बदले, अमेरिका के FDA ने फैक्ट्री की मंजूरी आसान की, थोड़े नियमों को उदार किया गया अमेरिका में, और जिससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं का उत्पादन बढ़ता चला गया और ये उत्पादन भारत से ज़्यादा अमेरिका के बाज़ार में बिकने लगा। अमेरिका अपनी दवा ज़रूरतों के लिए भारतीय फार्मा पर 40% से ज़्यादा निर्भर है, या यूँ कहें कि भारत का करीब करीब 49 से 50% दवा निर्यात सीधे अमेरिका को जाता है, जो 2024 में करीब 8.7 बिलियन डॉलर था। 2025 में ये बढ़कर 14% बढ़कर करीब 10 बिलियन डॉलर के आसपास पहुँच गया। इस टेबल को देखिए। इस टेबल से आपको भारतीय फार्मा कंपनियों की अमेरिका पर निर्भरता की तस्वीर दिखाई देगी। अमेरिका के बिना भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां कितनी मजबूर हैं। जेनेरिक दवाओं में के बाजार में भारत का हिस्सा 48%, API पर निर्भरता 35%, FDI की निरीक्षण दर 82 से 89% और ट्रंप के टैरिफ का जोखिम खासा ऊंचा। चीन पर निर्भरता कम है, यूरोपीय संघ पर थोड़ी ज़्यादा है। अमेरिका में जा रही दवाओं का मामला IT उद्योग से कहीं ज़्यादा गंभीर है। ट्रंप ने कहा है कि भारतीय दवाओं पर निर्भरता अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस वाक्य को दोबारा समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारतीय दवाओं पर निर्भरता अमेरिका के लिए सिक्योरिटी रिस्क है और इसीलिए सारे कानून बनाए जा रहे हैं। मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसमें अमेरिका का जो ड्रग रेगुलेटर है, जिसको FDA कहा जाता है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसे ये कहा गया कि अमेरिका की जो घरेलू दवा उत्पादन कंपनियां हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए और जो विदेशी प्लांट हैं उनका सख्ती से निरीक्षण किया जाए और उन पर चार्ज लगाए जाएं। FDA अब अमेरिका के प्लांट्स को तेज़ी से मंजूरी दे रहा है, जबकि भारत में चलने वाले प्लांट्स जहाँ पर दवाएँ बनती और अमेरिका जाती हैं, उनकी सख्त जाँच हो रही है। ट्रंप का एक कार्यक्रम है मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। ये प्लान घरेलू उत्पादन को यानी अमेरिका के भीतर उत्पादन को टैक्स क्रेडिट देता है, तेज़ी से क्लियरेंस देता है, जबकि भारतीय प्लांट्स पर आश्चर्यजनक निरीक्षण हो रहे हैं, चेतावनियां हैं और इंपोर्ट के अलर्ट बढ़ाए जा रहे हैं। भारत में करीब 650 से 700 के आसपास दवा संयंत्र हैं, प्लांट हैं, जिन्हें FDA से मंजूरी मिली है और अमेरिका के बाहर दवा बनाने वाले संयंत्रों की ये सबसे बड़ी संख्या है। ये वो संयंत्र हैं जिनमें बनी हुई दवाएं अमेरिका के बाज़ार में बेची जा सकती हैं। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। जेनेरिक दवा बाजार में और भारतीय फार्मा पर खतरा क्या है, ये इसे समझ सकते हैं और इससे हमें आने वाले समय में ट्रेंड भी दिखाई देता है। फिलहाल भारतीय फार्मा कंपनियां 50% टैरिफ से बची हुई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 200 से 250% टैरिफ लगाएंगे। अगस्त
2025 में यूएस ईयू ट्रेड डील में यूरोपीय जेनेरिक्स को 0% टैरिफ और 15% का कैप मिला था, जबकि भारत पर 200% टैरिफ तक का खतरा है। जापान को भी छूट दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इस छूट से बाहर रखा। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अमेरिका में फार्मा इंपोर्ट्स के लिए टैरिफ रेट कोटा सुझाया है। सीमित आयात पर कम टैरिफ है और उसके बाद सजा यानी ज़्यादा टैरिफ लगेगा। ये प्रस्ताव दरअसल भारत को निशाना बनाता है, क्योंकि भारत ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में जेनेरिक्स की सप्लाई करता है। ट्रंप यहीं तक नहीं रुके हैं। इसी जुलाई में उन्होंने फार्मा कंपनियों से कहा है कि वो अमेरिकी मेडिकेड के लिए मरीजों को दुनिया में सबसे सस्ती दवाएं सप्लाई करें। भारतीय जेनेरिक्स के मार्जिन 8 से 12% के आसपास हैं। उसके ज़्यादा से ऊपर नियामकों की लागत भी है, कंप्लायंस की कॉस्ट भी है। अब इस नए नियम के बाद भारतीय कंपनियों को अपनी दवाओं की कीमत ज़बरदस्त ढंग से घटानी पड़ेगी और उन्हें कीमतें मैच करनी पड़ेंगी। इसका असर ये होगा कि उन्हें अन्य बाज़ारों में, भारत जैसे बाज़ारों में दवाओं की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने से पहले कई नॉन टैरिफ बैरियर भी लगा दिए। दरअसल उनका पूरा इरादा दवाओं की उस सप्लाई चेन को तोड़ना है जिसमें भारत एक बड़ा हिस्सा रखता है और चीन भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ दवा का जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको फ्रेंड शोरिंग की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी नॉर्थ अमेरिका के आसपास के देशों में या यूरोप में कहीं ये प्रमुख कंपोनेंट बने जिनके बेस पर दवाएं बनती हैं। ट्रंप की फार्मा पॉलिसीज़ सीधे सीधे संरक्षणवाद और घरेलू प्रोत्साहन से भारत का जो जेनेरिक मॉडल है उसे धीमे धीमे कम करने की कोशिश करेंगी। एकदम तेज़ी से टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे जिससे कि अमेरिका के बाज़ार में दवा की कमी ना हो जाए और एकदम कीमतें ना बढ़ जाएं, लेकिन इन धीमी कोशिशों से आईटी और फार्मा दोनों को कसने की कोशिश की जा रही है। रेगुलेटरी सख्ती है, नॉन टैरिफ तरीके हैं, इनके आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि 2028 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री को 3 से 5 बिलियन डॉलर का के सालाना निर्यात का नुकसान हो सकता है। अब क्या है, भारतीय कंपनियों को या तो अमेरिका में महंगी लागत पर प्लांट लगाने होंगे या फिर दुनिया के सबसे बड़े बाजार से बाहर होना होगा। आपके दिमाग में सवाल होगा कि आखिर ट्रंप भारत को निशाना क्यों बना रहे हैं, खासतौर से उन कारोबारों को पर क्यों इतनी सख्ती की जा रही है जहां भारत को बढ़त मिली है। ना तो ये कोई व्यक्तिगत मामला है, ना कोई दोस्ती और दुश्मनी। ये बड़ी ठोस, ठंडी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक उपयोगी काउंटरवेट मानता है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी सतर्क है क्योंकि भारत कई जगह अपनी आर्थिक ताकत से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है और देगा। जैसे फार्मा और आईटी को ले लें, जैसे अमेरिका की निर्भरता चीन पर कई चीज़ों को लेकर, रेयर अर्थ और तकनीकों को लेकर है, वैसे आईटी फार्मा भी भारत पर अमेरिका के लिए ज़रूरी है। तो ट्रंप का जो पूरा अमेरिका फर्स्ट है वो एक किस्म का जीरो सम गेम है। हमारी सरकारें जानकर अनदेखा कर रही हैं कि भारत की $1 की कमाई का मतलब है अमेरिका का $1 का नुकसान। और डोनाल्ड ट्रंप इस स्ट्रेटेजी को पूरे कायदे से अपनी सारी नीतियों में लागू कर रहे हैं। हम थोड़े मुगालते में हैं, हमको ये लगता है कि संधियों से, दोस्ती से बातचीत बन जाएगी। H-1B वीज़ा पर $1 लाख का भारी शुल्क और अगस्त 2025 में रूसी तेल के खरीद के बहाने जो 50% का टैरिफ लगाया गया, ये कदम भारत को रणनीतिक रूप से बांधे रखने की कोशिश है और आर्थिक रूप से सिकुड़ने पर बाध्य करते हैं। ये एक रणनीतिक साझेदारी नहीं है। भारत को लेकर ट्रंप की नीतियां अमेरिका और चीन की जो रणनीतिक शतरंज की बिसात है उसकी रोशनी में समझी जा सकती हैं। भारत की तकनीक और फार्मास्यूटिकल में उड़ान अमेरिका के लिए दोहरा मौका है। ट्रंप भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। वे भारत को चाइना +1 का विकल्प भी मानते हैं, लेकिन जब तक वह अमेरिकी बाजार और तकनीक पर निर्भर रहे। ट्रंप ये चाहते हैं, ये ध्यान से समझना ज़रूरी है, जो पूरी नीतियां निकल कर आ रही हैं। ट्रंप सब ये चाहते हैं कि भारत कम लागत वाली सेवाओं का, सस्ती सेवाओं का बड़ा सप्लायर बना रहे, इनोवेशन ना करे। चीन ने इसीलिए इस पूरी रणनीति को समझते ही तत्काल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप पर आपूर्ति में अमेरिका पर निर्भरता खत्म कर दी। अब आप इस टेबल में देखिए ध्यान से कि ट्रंप क्या कर रहे हैं और उनकी जो कूटनीतिक रणनीति है वो क्या है, और हमारी राजनीति उनके कभी ट्वीट पर, कभी उनके बयानों पर रीच जाती है। इस टेबल में आपको ये दिखाई देगा कि सुरक्षा साझेदारी
में एक तरफ कूटनीतिक बयानबाजी है जिसमें क्वाड और इंडो पैसिफिक में मजबूत गठबंधन है जिस पर हम तालियां बजाते हैं, लेकिन उसके ठीक पैरेलल आर्थिक और रणनीतिक कार्रवाई है। रूसी तेल पर खरीद पर टैरिफ है, इसका जीडीपी पर असर करीब 1% के आसपास है। आईटी और जो भारत का टैलेंट फ्लो है, एक तरफ भारतीय टैलेंट की तारीफ है, दूसरी तरफ H1B वीज़ा पर रणनीतिक प्रतिबंध है। नुकसान आपके सामने टेबल में दिख रहा है। व्यापार संतुलन, एक तरफ मुक्त व्यापार की वकालत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ भारतीय इंपोर्ट पर टैरिफ लगाते हैं। भारत को निर्यात बाजारों में, अलग अलग निर्यात बाजारों में जाने की ज़रूरत होगी। और एक तरफ रणनीतिक स्वायत्तता का मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दोनों साझा लोकतंत्र हैं, साझा मूल्य हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन रूस और भारत के रिश्तों पर दबाव है और इससे भारत का रूस और चीन की तरफ झुकाव दिख रहा है। ट्रंप का प्रोटेक्शनिज्म और प्रेशर डिप्लोमेसी एक साथ प्रयोग में आ रहा है। वो ये नहीं चाहते कि भारत रूस और चीन के करीब हो जाए, पर वे ये भी नहीं चाहते कि भारत तकनीक में इतनी बड़ी ताकत बनी रहे कि अमेरिका की उस पर निर्भरता बढ़ती जाए। ये लगभग जापान के साथ प्लाजा समझौते का डेजावू जैसा लगता है। तो फिर भारत के लिए क्या रणनीतिक विकल्प हैं? कैसे पार पाया जाएगा अमेरिका की इस नई नीति से, इन नए तेवरों से? भारत के पास 3 मुख्य रणनीतिक रास्ते हैं और तीनों मुख्य परिदृश्य हमने ब्रुकिंग्स इंडिया और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो ताज़ा विश्लेषण आए उनके आधार पर निकाले हैं। ध्यान रहे कि कोई भी विकल्प अंतिम या समग्र नहीं है। हर विकल्प में जोखिम है, अवसर हैं और कई जरूरी नीतियां शामिल हैं। आइए हम ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत के पास विकल्प क्या है? पहला विकल्प है कि आप सीधे टकराव लें, प्रतिशोधी टैरिफ लगाएं, WTO में चुनौती दें। जोखिम है, बाजार हिस्सेदारी का नुकसान होगा। इसके अलावा घरेलू उद्योगों को की रक्षा का अवसर मिलेगा। नीतिगत ज़रूरतें हैं, आपको टैरिफ के लिए तमाम तरीके की पॉलिसी करनी पड़ेंगी। संभावना 25% तक है भारत ऐसा कर पाएगा। रूसी तेल पर रियायतें ली जाएं, थोड़ा कंप्लायंस में बदलाव किया जाए। जोखिम है कि इससे आर्थिक संप्रभुता में कमी आएगी, घरेलू राजनीतिक विरोध होगा, दबाव बढ़ने का खतरा होगा और बाजार पहुंच बरकरार रहेगी, यानी अमेरिका से थोड़ा समझौता किया जा सकता है। इस बात की संभावना 35% है, जैसा कि दुनिया के बाकी देशों ने अमेरिका के साथ किया है। और तीसरा ये कि रणनीतिक पुनर्संतुलन किया जाए, पूरी तरह सब कुछ रीबैलेंस किया जाए। EU के साथ व्यापार समझौता किया जाए, ग्लोबल साउथ सहयोग बढ़ाया जाए। इससे तत्काल व्यवधान आएगा, शेयर बाजार गिरेंगे, डगमगाएंगे, निवेश आएगा, क्रियान्वयन की चुनौतियां होंगी, अमेरिका पर निर्भरता कम होगी, ब्रिक्स की तरफ बढ़ना होगा। इस बात की संभावनाएं फिलहाल 40% दिख रही हैं। ब्रिक्स नया विकल्प है, बाजार की नई ताकत है। ट्रंप के टैरिफ तीरों से बचने के लिए भारत को ब्रिक्स की तरफ बढ़ना होगा। 2023-24 में ब्रिक्स देशों के साथ भारत का व्यापार करीब $335 अरब तक पहुंच भी गया। निर्यात 19% और आयात 37%। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि ब्रिक्स के सारे उत्साह में तस्वीर जो है वो भारत के पक्ष में अभी नहीं है। इन देशों के साथ व्यापार घाटा भारत का ऊंचा है। भारत इनसे ज़्यादा आयात कर रहा है और कम निर्यात कर रहा है, लेकिन ये नपातुला जोखिम है जो अमेरिका के बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए लिया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल जैसी संस्थाएं अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के जो सेमी रेगुलेटेड बाजार हैं उनमें निर्यातों को बढ़ावा दे रही है, जहां जेनरिक दवाओं की मांग काफ़ी ऊंची है। चीन के साथ करीब $100 बिलियन के आसपास के व्यापार घाटे को कम करने के लिए दवाओं का निर्यात भी बढ़ाया जा सकता है। ब्रिक्स के साथ सहयोग और वैकल्पिक फाइनेंसिंग के नेटवर्क बनाने होंगे, लेकिन तात्कालिक तौर पर इसका नुकसान भारतीय बाजार को, निर्यात को होगा। लंबे समय में ये वो रणनीतियां हैं जो भारत की IT और फार्मा इंडस्ट्री की अमेरिका पर निर्भरता को कम करेंगी, क्योंकि उसी निर्भरता का लाभ डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं। भारत की असली चुनौती इनोवेशन और को लेकर है, खासतौर से अमेरिका से मिलने वाली तकनीकी हस्तांतरण पर निर्भरता को कम करना। IT और फार्मा संकट दिखा रहे हैं कि एक बाजार पर निर्भर होना कितना जोखिम भरा है। घरेलू बाजार में कोशिश की जा सकती है। हमने कुछ अच्छे आंकड़े देखे। 2024 में भारतीय IT कंपनियों का जो घरेलू राजस्व है वो करीब $54 अरब तक पहुंचा है। घरेलू फार्मा का उपयोग करीब $55 अरब के आसपास है। कीमतें कम करने से, GST में कटौती से, फार्मा की कीमतों में कमी से, R&D टैलेंट के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बड़ा निवेश किया जाए तो कुछ हद तक अमेरिकी बाजार का नुकसान घरेलू बाजार से भरा जा सकता है। EU से व्यापार समझौता मदद करेगा, पर किस सीमा तक अभी स्पष्ट नहीं है। फार्मा चूंकि EU की अपनी इंडस्ट्री भी है तो वहाँ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। IT सेवाओं के लिए कितना वैकल्पिक बाजार खुलेगा ये देखना होगा, क्योंकि भारतीय IT कंपनियाँ मूलतः अमेरिकी बाजार को निशाना बनाती हैं।
तो हम आ गए अपने कार्यक्रम के अंत में। जब आप इसको सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे उस वक्त तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं किसी नतीजे की तरफ बढ़ रही होंगी, क्योंकि जिस सप्ताह हमने इसको रिकॉर्ड किया उस समय भारत के विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री अमेरिका में वार्ता के लिए थे। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में वो गर्माहट नहीं है, लेकिन फिर भी एक संधि बनाने की कोशिश हो रही है। भारत अमेरिका की तरफ से आने वाले हर अच्छे संकेत को, पॉजिटिव संकेत को पूरे उत्साह के साथ लेता है, प्रतिक्रिया देता है और रणनीतिक साझेदारी की और लोकतंत्रों की दुहाई देता है। पर वास्तविकता यह है कि उसके हर 48 घंटे बाद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी रणनीति कुछ ऐसा करती है जिससे भारत पर दबाव बढ़ाया जाए। क्या आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम का नाम सुना है? मनोविज्ञान में वो स्थिति है जब कोई बंधक समय के साथ अपने अपहरणकर्ता के प्रति, जिसने उसे बंधक बना रखा है, उसके प्रति मोहब्बत से भर जाता है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब यही डरावना पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि निर्भरता का हाल विकट है। अमेरिका पर भारत की निर्भरता इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका उस पूरी निर्भरता का लाभ उठा रहा है, जो आपको इस टेबल में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आईटी सेवाओं पर निर्भरता 54 से 60%, फार्मास्यूटिकल पर निर्भरता 40%, टेक्सटाइल ज्वेलरी पर निर्भरता 30% और कुल बाजार में करीब 18%। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उद्योग आपको या जो सेवाएं आपको इस में दिखाई दे रही हैं, ये सारी सेवाएं रोजगार गहन हैं। इनमें सर्वाधिक रोजगार मिलते हैं और इसीलिए भारत की बेचैनी ये है कि अमेरिका इस पर जितना दबाव बढ़ाता जाएगा, भारत से को जितना सख्त करता जाएगा, भारत में रोजगार उतने ही कम होते जाएंगे। निर्यात का जो मूल्य है वो भी इस टेबल में दिख रहा है और ट्रंप के टैरिफ से अगले 3 वर्षों तक कितनी हानि होगी हमने इस टेबल में ये भी बताने की कोशिश की है। दरअसल भारत की जो दशकों की निर्यात उन्मुख वृद्धि थी वो पूरी तरह अमेरिका उन्मुख थी। उसे आप निर्यात उन्मुख कहें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कहें, वो यूएस ओरिएंटेड थी और वो एक किस्म से यूएस पर निर्भर हो गई। तो इसे हम कह सकते हैं कि ट्रामा बॉन्डिंग थी। ऐसा उस ट्रामा बॉन्डिंग का शिकार हुआ भारत। इस निर्भरता में कभी इनाम मिलता है और कभी सज़ा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे रणनीतिक साझेदार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस निर्भरता को समझा, भारत इस ट्रैप में भीतर फंसता चला गया। जैसे ही ट्रंप ने डील पर बातचीत शुरू की, अमेरिका ने भारत को मैरीन टोही विमान खरीदने की फाइल पर लगा दिया। जब डील की बातचीत शुरू हुई और ये फाइल आगे नहीं बढ़ी तो H-1B वीज़ा सामने आ गया। आईटी का करीब 54% और फार्मा का 40% निर्यात अमेरिका को जाता है और यही वो वित्तीय निर्भरता है जिसको देखकर भारतीय कूटनीति लड़खड़ाई हुई है। 2024 में अमेरिका को भारत का निर्यात 87 अरब डॉलर था, जो 18% था, लेकिन ट्रंप के 50% टैरिफ ने इसे हिला दिया है। भारतीय जीडीपी में अब करीब करीब 1% की कमी का खतरा है। मुझे जॉन पार्किंसन की एक मशहूर किताब याद आती है, पुरानी किताब है, कई लोगों ने पढ़ी होगी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। अब जॉन पार्किंसन ने इसमें कहा था कि जो इकोनॉमिक हिटमैन होते थे वो विकासशील देशों को पहले, ये पुराने दौर की बात है, अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिलाते थे जो वो देश चुका नहीं सकते थे। फिर अमेरिकी कंपनियों को इसका फ़ायदा होता था जो कर्ज की राशि के बदले वहाँ काम करती थी और इसके बाद देश कर्ज के जाल में फंस जाता था। आज का संस्करण उससे ज़्यादा चालाक है। सीधे कर्ज के बजाय पहले वो बाज़ारों को तकनीक और खपत के आधार पर निर्भर बनाता है। महाशक्तियाँ पहले तकनीक देती हैं, फिर उसके बाद अपना बाज़ार खोलती हैं और उस निर्भरता के बाद फिर टैरिफ जैसी नीतियां सामने आती हैं। 19वीं सदी में ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध राजनेता थे लॉर्ड पामस्टन। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रों के कोई शाश्वत सहयोगी नहीं होते, केवल शाश्वत इटर्नल इंटरेस्ट होते हैं। सनद रहे कि बड़े ताकतवर मुल्कों के साथ रणनीतिक साझेदारी का यह जो गीत है, ये अक्सर एक मधुर जाल की तरह होता है जो उभरती शक्तियों को धीमे धीमे निर्भरता के गहरे गड्ढे में खींच लेता है। भारत के लिए बेहद चालाक ट्रंप और बेहद चालाक चीन के बीच अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करना इस दशक की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती है और भारत की आज़ादी के बाद इतनी कठिन और इतनी पेचीदा कूटनीतिक विसात पहली बार सामने आई है। और ध्यान रखिए कि इस जद्दोजहद में बाजार और अर्थव्यवस्था बड़े हिचकोले खाएगी। अर्थम तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन कुछ और बातें।
अर्थम को आपका स्नेह, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका आशीर्वाद मिला। पिछले संस्करण को आपकी जो प्रतिक्रियाएं मिली उससे मैं और बोनस की पूरी टीम अभिभूत है और हम इसे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आपसे मुझे ये उलाहना मिलता है कि हम किताब की बात नहीं करते, इतिहास की किस्से नहीं सुनाते। कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी शिकायत करते हैं जो मिलते हैं, तो हमने इसका भी प्रयास शुरू किया है। आइए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। हर सप्ताह वहाँ आपको मिलेगी एक टाइम मशीन, वो किस्से जो बार बार साबित करते हैं कि इतिहास लौटता है। और बड़ी घटनाओं की पड़ताल के लिए हमने वहाँ शुरू किया है एक विशेष छोटा सा कार्यक्रम, द वाई फैक्टर। किताबों की बात भी होगी इंस्टाग्राम पर। एक नया चैनल है, बुक एंड यू, इसका लिंक यहाँ है, इसे फॉलो कीजिए। हम यहाँ किताब की बात करेंगे मगर कुछ अलग ढंग से। सिर्फ किताब ही नहीं बताएंगे, किताबों के साथ जुड़े हुए, किताब के विषय से जुड़े हुए कई अनोखे किस्से भी लेकर आएंगे। जैसे इस बार बुक एंड यू में हमने बात की है सुनने की शक्ति की और उससे जुड़ी किताबों पर। आप सबका इंतज़ार रहेगा, आप सबकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। कुछ और भी नया आने वाला है, जल्दी बताएंगे अगले संस्करण में। अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बनाए रखिए।